हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई और ये उसका फोर्थ पार्ट है जिसमें मैं आज आपको सेक्शन नंबर डी करवाऊंगी, जिसमें हमारे 5 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। इससे पहले के लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो बाकी के पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख सकते हो। लेक्चर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर डी, सॉल्यूशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। डेली मैं वहाँ पर लाइव क्लास लेती हूँ 6 PM to 7 PM और ये क्लासेज सभी स्टूडेंट्स के लिए टोटली फ्री हैं। क्लास का लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करोगे तो ये आपको, अगर आपके पास ऐप है तो उस पर ले जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट क्लास पर ले जाएगा। एक दो फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी करनी होती है जिसमें फ़ोन नंबर वगैरह आपने फिल करना है और जस्ट आप क्लास पर पहुंच जाएंगे। कोई भी डाउट है तो वहाँ पर मैं आपका लाइव डाउट सॉल्यूशन करती हूँ। हम सभी चैप्टर्स के पोल कह लीजिए या क्विज़ कह लीजिए वो कंडक्ट करती हूँ। हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस की वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सेशन आपके लिए ये वाला सेशन भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी बच्चे अनअकैडमी पर भी मुझे डेली 6 PM to 7 PM ज्वाइन करें। चलिए अब शुरू करते हैं सेक्शन नंबर डी। देखो भाई, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस है। 32nd क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्टेटमेंट को कम से कम भी एक बार तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है, 2 बार पढ़ें, समझ आए तभी आगे बढ़े, ठीक है ना। एग्जाम तक प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जब ये डिस्टेंस और स्पीड का हमारा क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये समझो कि एक तो डिस्टेंस चाहिए, एक स्पीड चाहिए, हमें यहाँ पर टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस को नोट कर लो कि डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। पानी है, पानी पर आपकी बोट चल रही है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। पानी पर आपकी बोट चल रही है। 2 टर्म्स इसमें आई हैं, एक अपस्ट्रीम आई है, एक डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम होता है कि जो आपकी बोट है वो पानी के अगेंस्ट चल रही है, जिधर पानी का फ्लो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बोट चल रही है। और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि आपकी बोट पानी के साथ साथ चल रही है। क्लियर है। बोट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। अब जब हम, सिंपल सा एक लॉजिक है कि आपका पानी इधर जा रहा है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो करोगे तो आपकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी। आप पानी में एक कागज़ की बोट बना के तैरा के भी देख सकते हो कि अगर पानी इधर जा रहा है और आप बोट को उधर छोड़ोगे तो बोट चलेगी ही नहीं, बहुत धीरे चलेगी। मोटर बोट तो फिर भी इंजन से चलती है आपकी, तो अगर वो 18 की स्पीड है तो वो एक्चुअल में 18 की स्पीड को नहीं पकड़ेगी, पानी उसको थोड़ा रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। इस लॉजिक को समझेंगे। लेकिन अगर वो पानी के साथ चल रही है, फ्लो के साथ चल रही है, तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मान लो पानी की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, मान लो, सुनेंगे मेरी बात को। तो अगर वो अपस्ट्रीम जा रही है तो उसकी स्पीड 18 - 4 हो जाएगी। 4 किलोमीटर की जो स्पीड पानी की है पर आवर की, पानी उसको रोकेगा। लेकिन अगर वो वाटर के साथ जा रही है तो वही स्पीड बढ़कर 18 + 4 22 से आपकी बोट चलेगी। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो अब ये कहता है कि अप स्ट्रीम जाने में 1 hour ज़्यादा लगेगा। भाई पानी के अगेंस्ट जाओगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, क्लियर है। और डाउन स्ट्रीम जाने में, सारी कहानी समझ आ गई। हम एक बिल्कुल ब्लैंक पेज ले लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने कैलकुलेट करनी है। बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। स्पीड ऑफ बोट हमें कितनी दी गई है? 32 किलोमीटर, अरे 32 नहीं भाई, 18 किलोमीटर पर आवर। 32 तो क्वेश्चन है, किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी पानी की धारा की चाल कितनी है?
x किलोमीटर पर आवर। अब आप पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, अपस्ट्रीम का मतलब बता चुकी हूँ। अगर पानी इधर जा रहा है तो बोट इधर जा रही है, तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी और वो 18 - x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। फिर हम चलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, तो वो बढ़ जाएगी, है ना, बोट वाटर की स्पीड भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो 18 + x किलोमीटर पर आवर। ये पानी की दोनों तरीके की स्पीड आ गई। डिस्टेंस आपको कितनी दी गई है एक बार वेरीफाई कर लीजिए। 24 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपकी हो गई 24 किलोमीटर। अब ये बोट दो तरीके से जा रही है, तो दो ही तरीके का हम टाइम लेंगे। अपस्ट्रीम टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 24, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट है 18 - x, इतने आर लगे। और डाउन स्ट्रीम, डी लिख दिया है मैंने, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 24/18 + x आवर्स। क्लियर हो गया। अब आपने लॉजिक को पकड़ना है कि आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन में। आपको बोला गया है कि जो अपस्ट्रीम टाइम है वो 1 आवर ज़्यादा है, ये वाला टाइम ज़्यादा है इससे, कितना, 1 आवर, यानी कि अपस्ट्रीम टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू 1। अगर अपस्ट्रीम में 10 आवर्स लग रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम में 9 आवर्स आपको लग रहे हैं। इज इट ओके? दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी आर डन। तो बस ये स्टार्टिंग का ही थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होनी थी कि भाई किस तरह से हम स्टार्ट करें, है ना। अगर आपको अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम एट ऑल नहीं आनी चाहिए। तो ये दोनों एलसीएम आ गए, 18 - x कैंसिल हो गया, तो 24 के ब्रैकेट में 18 + x आ जाएगा। और अब 18 + x कैंसिल हो गया तो 18 - x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 18 × 4 = 72 और 432, है ना, 432 आ जाएगा। फिर भी हम एक बार कर लेते हैं, 18 × 4 = 72, 7, हाँ जी ठीक है, और प्लस 24x, फिर -432 और प्लस 24x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a - b a + b, यानी a² - b², यानी 18² - x² इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा स्लाइड को अब मैं इधर कर लेती हूँ और अब हम सॉल्व करते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 48x इज इक्वल टू, ये टर्म राइट में चली जाएगी, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और -x², सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ तो ये आपका बन जाएगा x² + 48x - 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 48 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारा 324 आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है, आप अपना इसको कर लेंगे कि 54 6 जा 324 होता है, और 54 में से 6 माइनस करोगे तो आपका 48 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फैक्टर्स अगर आपको नहीं बनाने आते हैं, एट ए टाइम नहीं सूझते हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड भी अपना यूज़ कर सकते हो। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे x + 54 इंटू x - 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 करोगे x की वैल्यू -54 या x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। x क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी और आप आंसर दे दोगे कि दैट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? इससे आगे इसमें कुछ नहीं होता, तो मैं इसको एक सिंगल फ्रेम में पूरा क्वेश्चन 1 मिनट के लिए ला देती हूँ। ये देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है एक सिंगल फ्रेम में। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको अब एक चॉइस गिवन है, उस चॉइस को अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ऑप्शनल है वो हमारे लिए, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसी स्लाइड पर मैं आपको समझा दूंगी। दोनों में से एक करना है। 2 water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours। 2 पानी की टैप है, दोनों को अगर इकट्ठे खोल दिया जाता है
तो वो इतना देर में, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में बदलूँ तो 8 9 जा 72 प्लस 3 75 बाय 8 आवर्स में, यानी कि 9 आवर्स प्लस समथिंग टाइम में दोनों, वो दिख ही रहा है 9 प्लस समथिंग, दोनों टैप्स अपना एक टैंक को भरती हैं। दो तरह की टैप है, एक का डायमीटर बड़ा है, एक का छोटा है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, जिसका डायमीटर बड़ा है वो कम टाइम लगेगा उसको तो भरने में, तो वो 10 आवर्स लेस टाइम ले रही है छोटे वाले से। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों टैप अलग अलग कितने टाइम में टैंक को फिल कर देंगी वो आपने बताना है। यहाँ एक छोटा सा लॉजिक आपने समझना है। वर्क एंड टाइम का मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि वर्क एंड टाइम के ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते नहीं हैं करने के लिए। तो आप एक छोटी सी बात को ज़रूर समझें। मान लीजिए कि एक बुक है, मैंने 4 डेज में वो बुक कंप्लीट करनी है या मैंने कर दी, और डेली मैं उस बुक के इक्वल नंबर ऑफ पेजेस रीड करती हूँ, तो एक दिन में मैंने बुक का कितना पार्ट रीड किया? डेली इक्वल नंबर ऑफ पेजेस मैं करती हूँ, और 4 दिन में मैं बुक कवर करती हूँ, तो एक दिन में मैंने 1/4 पार्ट ऑफ द बुक कवर कर दिया। तो एक सिंपल सा क्या लॉजिक है कि अगर कोई काम 4 डेज में होता है तो एक दिन में उस काम का 1/4 पार्ट कंप्लीट होगा। सुन रहे हैं मेरी बात? अब टैप पे आ जाओ। मान लो एक टैप अकेले टैंक को 25 आवर्स में भरती है, तो 1 आवर में वो टैंक का केवल 21/25 पार्ट ही फिल करेगी। ये लॉजिक अगर आपको समझ आ जाता है तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहीं पर मैं करा देती हूँ, फिर मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर ले लूँगी। ये कहता है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। पहले मैं छोटे वाले टैप की बात करती हूँ। लेट स्मॉलर डायामीटर टैप फिल द टैंक इन हाउ मैनी डेज। हमने मान लिया x डेज में, तो डेज नहीं आवर्स, कितने, ठीक है, इतने आवर्स में। ठीक है, और जो लार्जर डायामीटर की टैप है वो 10 आवर्स लेस ले रही है। आपको स्टेटमेंट में बता दिया गया है कि लार्जर वाली 10 आवर्स लेस टाइम ले रही है, तो अगर स्मॉलर वाली x आवर्स ले रही है तो ये अपना x माइनस 10 आवर्स का टाइम लेगी। क्लियर हो गया? और दोनों मिलकर, इस बात को नोट कर लेना, 9:3/8 आवर्स में फिल कर रहे हैं, तो इस बात को हम आगे यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पूरा स्क्रीन ले आती हूँ। तो 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर टैप, अब हम ये लिखेंगे यहाँ 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर टैप, है ना, वो कितना हो जाएगा 1/x। भाई पूरे टैंक को x आवर्स में फिल कर रही है तो 1 आवर में 1/x पार्ट, और 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर टैप तो कितना हो जाएगा भाई 1/x माइनस 10। दोनों को ऐड कर दोगे तो दोनों का 1 आवर का वर्क आ जाएगा। तो 1 आवर वर्क ऑफ बोथ टैप्स कितना हो जाएगा 1/x। भाई दोनों इकट्ठा काम कर रहे हैं तो इतना सारा काम वो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अभी उसने बोला है बट बोथ फिल द टैंक इन 75/8 आवर्स। ठीक है, चेक कर लीजिए, देख लीजिए 9:3/8 आवर्स। तो दोनों का जो 1 आवर का वर्क है, इस चीज से क्या कंक्लूजन आएगा कि 1 आवर वर्क ऑफ बोथ कितना हो जाएगा 8/75। इसको और इसको नोट कर लो। ये हमने सपोज किया था, एज्यूम किया था, जिससे दोनों का ये 1 आवर का वर्क आ गया, लेकिन उसने खुद बोला है कि दोनों 1 आवर में 8/75 पार्ट ऑफ द
टैंक को फिल करेंगे। तो दोनों वर्क इसका मतलब क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को जिन पर मैंने डबल टिक लगाया है इक्वल कर दीजिए। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू x 8/75। आगे बिल्कुल सिंपल है, एलसीएम ले लेते हैं, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो ये बनेगा x माइनस 10 प्लस x बाय 8/75। क्लियर हो गया। इसको इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर लेकर जाएंगे एंड देन वी विल सॉल्व। तो देखो जरा, इतना ही रखती हूँ अब मैं फ्रेम में। तो बच्चे ये बनेगा 75 इंटू 2x माइनस 10, ये बनेगा x स्क्वेयर माइनस 10x, तो बनेगा 8 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 10x, ओपन द ब्रैकेट। 150x माइनस 750, 75 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, सारी टर्म्स को राइट में ले जाओ। तो 8x स्क्वेयर माइनस 80x माइनस 150x एंड प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये देखो 15 प्लस 8 23, 8x स्क्वेयर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। और 2 से डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा 4x स्क्वेयर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 प्लस 375 इज इक्वल टू 0। और अब हम इसके फैक्टराइजेशन पर टाइम खराब नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्ट निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। देख लो अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी है ना, यहीं पे राइट कर देती हूँ मैं। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस 115 है और c की वैल्यू 375 है। तो मैं यहीं पर b स्क्वेयर माइनस 4ac ले लेती हूँ, जो कि आपका बनेगा 115 स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह 4 और c की जगह 375। और 115 का स्क्वेयर अब हमें करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल लेजीनेस नहीं दिखानी है कैलकुलेशन में, क्योंकि एग्जाम में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। 7 5 एकम 5 और 1 से करोगे तो 115 और 1 से करोगे तो 115 5, 7 और 5 12, 13,225 आ जाएगा ये 13,225। और माइनस 4 4 जा 16, 16 5 जा 88, 16 7 जा 112 प्लस 8 120, 12 कैरी करेंगे, 16 3 जा 48 और 48 में 12 ऐड करेंगे तो 60। तो 13,225 में से 6,000 माइनस करोगे तो 13 माइनस 6 7225 आ जाएगा। और ये 80, देखो अब मैं बताऊंगी, 7225 आ गया, इसको नोट कर लो ताकि इस वैल्यू को मैं यहाँ से फिर अब इरेज कर रही हूँ। ठीक है, 7225 आ गया, ये वैल्यू आपकी आ जाती है 7225। इसको अब मैं ऊपर यूज करूंगी तो बनेगा माइनस बी ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लस का 115 और 7225 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a जो 8 है। 7225 का अंडर रूट 85 होगा। ये एक ट्रिक होती है जो 8th क्लास में आ जाती है कि 85 का अंडर रूट निकालना है। तो 5 5 जा तो कर दो 25 और 8 को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दो तो 7225 आ जाता है। तो मैंने आइडिया लगा लिया था कि 8 9 जा 72 होता है, तो ये 85 का अंडर रूट बनेगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। 115 प्लस माइनस 85 बाई 8, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं स्क्रीन को अपना। तो ये दो आंसर आएंगे बच्चे, 115 प्लस 85 बाई 8, 115 माइनस 85 बाई 8। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 200 बाई 8 0, 11 माइनस 8 करेंगे तो 30 बाई 8, ये पूरा कट जाएगा, 25 आएगा। और 30 बाई 8 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बनेगा 8 3 जा 24 इज टू 6 बाई 8। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो आंसर है ये छोटी टैप का है और बड़ी टैप इससे भी 10 घंटे कम ले रही है, तो ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो दी गई रिक्वायर्ड कंडीशन को पूरा नहीं करता है। तो बड़ी टैप जो है वो 15 आवर्स में, पहले छोटी टैप की बात करते हैं, तो स्मॉलर टैप 25 आवर्स में टैंक को फिल करेगी और जो लार्जर टैप है वो 25 माइनस 10 यानी 15 आवर्स में टैंक को फिल करेगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
25 आवर्स बाय स्मॉलर टैप एंड 15 आवर्स बाय लार्जर टैप। और पूरा क्वेश्चन एक बार मैं देखो ये सिंगल फ्रेम में लाने की मैं आपके लिए कोशिश कर रही, आ गया है, लगभग पूरा क्वेश्चन आ गया है। और छोटा करते हैं तो फिर ये, हाँ जी बिल्कुल आप देख सकते हो, आप मैंने जब कराया तब साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। तो ये पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम में आ गया है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 33। दो पार्ट हैं, 5 मार्क्स में 2 पार्ट्स हैं। आप देखो लंबा है ये क्वेश्चन वैसे। स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो अब मैं स्टेटमेंट राइट नहीं करूंगी आपके लिए, आप अपनी बुक से देख सकते हो, मैं जस्ट रीड कर देती हूँ कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है दैट इज इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, जो बाकी दोनों साइड्स, क्योंकि देखो अभी मेरी बात सुनो, इसके पैरेलल तो मैं इनफाइनाइट लाइंस खींच सकती हूँ, तो वो लाइन ये भी हो सकती थी जो कि इन साइड्स को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ये क्या कहता है कि इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle which is intersecting other two sides at 2 points, then that line will divide other two sides in the equal ratio। वर्बली पहले बता रही हूँ फिर सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए कि ABC एक ट्राइंगल है और उसकी BC साइड के पैरेलल एक लाइन L खींची जा रही है जो AB एंड AC को D एंड E पर अगर इंटरसेक्ट करती है, तो आपने शो करना है कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। तो स्टेटमेंट को मैंने थ्योरेटिकली भी बता दिया है, प्रैक्टिकली भी आपको बता दिया है। तो अब हम पूरा अपना ब्लैंक स्क्रीन लेकर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यहाँ पर प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट मैंने बता दिए, तो मैंने बोल दिया था कि मैं राइट नहीं करूँगी। गिवन वगैरह आप इजीली राइट कर सकते हो कि गिवन क्या है कि ABC इज अ ट्राइंगल या इन द ट्राइंगल ABC। चलो मैं राइट ही कर देती हूँ जल्दी से आपके लिए। गिवन ओनली 2.5 मार्क्स का ही है ये क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC L इज पैरेलल टू BC। जब हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है कि अगर हम थोड़ा ना भी लिखे तो काम चल जाता है। L इज पैरेलल टू BC एंड L इंटरसेक्ट्स AB and AC at D and E रिस्पेक्टिवली पूरा लिख लीजिएगा आप, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव, हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। समझ गए, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। अब ऐसा करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE पर, जिसका नाम आप DM रख सकते हो, और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD पर, जिसका नाम आप EN रख सकते हो, है ना। अब मुझे नहीं पता बुक में क्या नाम है, तो आप देख लीजिएगा। ड्रॉ, पहले ड्रॉ लिखेंगे, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AD। समझ आ गई बात। ये वाली लाइन हमें इस पर परपेंडिकुलर डालनी है और ये वाली लाइन हमने इस पर परपेंडिकुलर, और B को E से ज्वाइन करना है और D को C से ज्वाइन आपने करना है, ठीक है। एंड ज्वाइन B टू E एंड C टू D। ये सारा आपने कर लिया। इसका प्रूफ इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। आपने बस ना क्या करना है, एक तरह का आइडिया लेना है। ये है AD बाय DB। सुनो मेरी बात, AD भी लेफ्ट में है और DB भी लेफ्ट में है, तो आपने लेफ्ट साइड से ट्राइंगल ले लेने हैं। एक तो ना मेरी बात सुनो, AD के लिए तो आपने दोनों बार ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है। हर बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अगर मैं इसको बेस ले रही हूँ तो मैं ये वाली हाइट यूज़ करूँगी, बट
अगर मैं इसको एज ए बेस ले रही हूँ तो मैं ये वाली हाइट यूज करूँगी, क्लियर है। और अगर मैं इस साइड को एज ए बेस ले रही हूँ तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट ये वाली होगी, ये एरिया सेम आएगा। ये बात हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए कि हम किस साइड को बेस ले रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल दिखने में ऐसा है, जैसे ही मैं रोटेट करूंगी तो येलो पार्ट नीचे आ जाएगा, फिर रोटेट करूंगी तो ब्लू वाली साइड नीचे आ जाएगी, तो बेस हमारा चेंज हो सकता है। जैसे ही बेस चेंज होगा वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग हाइट चेंज होगी, तो वो चीज़ बस आपने यहाँ पर ध्यान रखनी होती है बीपीटी में, क्लियर है। तो अब सुनो मेरी बात, मुझे चाहिए एडी हर हालत में और मुझे लेना है ट्राइंगल एडीई। तो अब आप प्रूफ पे आ जाओ। पहले तो प्रूफ में 2 ही 3 लाइनें हमारी यहाँ चलेंगी। ऊपर ले लो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, हो गया। ऊपर तो एडीई ही लेना है, नीचे मुझे डीबी चाहिए, तो डीबी के बेस के साथ जो ट्राइंगल बनेगा वो ये बनेगा डीबीई, जिसको अब मैंने ब्लू किया है। तो यहाँ आप लोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, क्लियर हो गया। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, दिख रहा होगा आपको, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो 1/2 बेस। अब सुनो, AD ऊपर वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, मैंने AD को बेस लेना है, तो AD बेस पर तो परपेंडिकुलर ये है EN, दिख रहा है, ये यहाँ परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन में EN। अब मेरी बात ध्यान रखना, आंसर को याद रखो, आपका आंसर है AD/DB, है ना। तो AD 1/2 तो फॉर्मूला में आ गया, वो ध्यान से उधर भी ध्यान रखना और इधर भी आपने ध्यान रखना है कि मैं बात कर रही हूँ BDE की। BDE में मैं इस DB को बेस लूँगी, ना मैं BE को लूँगी ना DE को, ठीक है। मैं BD को बेस लूँगी, तो मेरा यहाँ DB लगा लो या BD लगा लो, मेरा आ गया, क्लियर है। मल्टीप्लाइड बाय EN ही आएगा। मैं एग्जैक्ट मेथड भी बताऊंगी आपको, लेकिन EN क्यों आया आपको अगर याद ना रहे तो क्या करना है भैया, 1/2 से तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN, और मेरा ये टर्म मेरी रह जाएगी, और यही मेरे आंसर में है। तो इस तरह से थोड़ी सी क्रैमिंग भी कर लिया करो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम ले लेते हैं रेड कलर। DB मेरा बेस है, लेकिन DB पर E से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो सकता, B से नहीं हो सकता, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करके जो E से परपेंडिकुलर आया वो EN आया। ये जो EN परपेंडिकुलर है, ये जो EN परपेंडिकुलर है ये वाला, ये इस पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन पर ही तो परपेंडिकुलर है, तो DB तो यही पार्ट है। कई बार स्केलन ट्रायंगल होता है ना, सुनो, स्केलन ट्रायंगल बनाना है मुझे, ये देखो स्केलन ट्रायंगल। अब इस वर्टेक्स से और मुझे इस वाले बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो ट्रायंगल से बाहर आकर ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ। अगर इसका नाम PQR है तो इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो बाहर से ड्रॉ होगा, ठीक है, बाहर से ड्रॉ होगा। तो इसका भी ये परपेंडिकुलर बाहर से ड्रॉ होगा, तो वो परपेंडिकुलर आपका क्या है, EN है, क्लियर हो गया। रेड कलर में EN है, तो यहाँ EN आ जाएगा। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, ये आ गया AD/DB, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब हम लेंगे, देखो अब मुझे AE चाहिए, और AE इसी ट्रायंगल में यहाँ पर है, दिख रहा है ना आपको ये, तो ऊपर वाला ही ट्रायंगल लेना है ADE। लेकिन जब आप नीचे लोगे तो अब आप राइट साइड वाला ट्रायंगल लोगे। मैं ऐसा करती हूँ, इस डायग्राम को आपके लिए एक बार फिर से साफ सुथरा बना देती हूँ, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा फिर से सेकंड पार्ट के लिए। ये आपका है ट्रायंगल A, कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी साइड, जनरली हम बेस को नीचे की तरफ ही लेते हैं, तो ये L, ये D और ये E, क्लियर हो गया। D से मैंने जो परपेंडिकुलर डाला था वो DM था, और E से मैंने जो परपेंडिकुलर डाला था वो EN था, और मैंने B को E से मिलाया था और D को मैंने C से। तो अब ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया ADE, और नीचे मेरे आंसर, ये मैंने क्या कर दिया, AE/EC है, ये AE/EC है, AE/EC है बच्चे ये। तो EC के लिए मुझे चाहिए ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ECD।
तो या डी ई सी या सी ई डी, कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हो, ट्राइंगल ई सी डी। तो एरिया हो जाएगा 1/2। अब ध्यान देना, ऊपर वाले में ए ई लेंगे, ए ई मल्टीप्लाइड बाय ए ई पर जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो डी एम आ रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय डी एम आ जाएगा। नीचे जब ई सी डी की बात करती हूँ तो ई सी डी में बेस तो ई सी लोगे और ई सी को जब एक्सटेंड कर दोगे तो डी से जो परपेंडिकुलर डलेगा वो डी एम ही होगा, तो ई सी इंटू डी एम, डी एम डी एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल, ये आ गया ए ई बाय ई सी, यानी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो जाता तो आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 9th क्लास में अपना एक रिजल्ट आता था, उसको मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ जल्दी से। अगर दो ट्राइंगल एक ही बेस पर बने हैं और एक जैसी दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लेनी है, ये येलो और ब्लू लाइन तो पैरेलल है, और दोनों ट्राइंगल का बेस अगर सेम है तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। ये 9th क्लास में था, पैरेललोग्राम वाले 9th चैप्टर में। अब आप इन दोनों, मेरी बात सुनो, मेरा रिजल्ट क्या है कि मुझे चाहिए कि ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी इक्वल आना चाहिए, और दोनों की लेफ्ट साइड अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर इसमें भी ट्राइंगल ए डी ई है और इसमें भी ट्राइंगल ए डी ई है। नीचे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, नीचे इसमें बी डी ई है और इसमें नीचे ई सी डी है। तो अगर मेरा नीचे वाला एरिया भी इक्वल आ जाए, बी डी ई और ई सी डी, तो अब यहाँ ध्यान दो, रेड कलर से मैं दिखाऊंगी आपको, बी डी ई ये रेड वाला ट्राइंगल, और वाइट मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है डी ई सी ये वाला ट्राइंगल, दोनों का बेस डी ई है, दिख रहा है। इस बेस को मैं रेड और वाइट दोनों कलर से कर रही हूँ, और दोनों इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो इन रेड और वाइट दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। तो ये बात अब आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी कि बिकॉज ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल ई सी डी लाइज ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रही हूँ, और वो लाइन है डी ई एंड बी सी, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी या ई सी डी, कुछ भी बोल लीजिए। अब ये नीचे वाला एरिया इक्वल हो गया, ऊपर वाला ऑलरेडी इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, भाई ऊपर वाला तो ऑलरेडी इक्वल था, नीचे वाला हमने प्रूव कर दिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। और ये दोनों किसके इक्वल हैं? इन दोनों के, तो इसको लिख दो यहाँ पर। तो यूजिंग 1 and 2 ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी एंड ई सी एंड हैंस प्रूव्ड। तो ये थी अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थोड़ी सी बच्चों को ये मुश्किल लगती है, ठीक है, ये मैंने एक फ्रेम में ला दी है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपना सेव कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर अब हम चलते हैं, और ये है इसका पार्ट नंबर बी। मेरे अकॉर्डिंग 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन देना बहुत ही लंबा है ये, इसको अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। इन द गिवन फिगर एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एफ मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रूव क्या करना है? ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई एफ टी, एफ डी थोड़ा अलग है इसका प्रूफ, ए बी और बाय बी डी यानी नीचे वाला पार्ट, और ए ई यानी इतना, और एफ डी ये गलत यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ आपको गड़बड़ हो सकती है, तो इससे पहले हमें ये वाला ट्राइंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं जो बातें हमने नोट की हैं पहले उनको देखते हैं कि ये वाला एंगल जब इस एंगल के इक्वल है, तो ट्राइंगल सी ई एफ में जब 2 एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में कराऊंगी, गिवन वगैरह आप लिख लीजिएगा, है ना।
तो ये फोटो पूरा आना चाहिए पिक्चर हमारा, क्योंकि बिकॉज एंगल ई एंगल एफ के इक्वल है। कौन से ट्राइंगल में? सी ई एफ में। तो साइड सी एफ और सी ई दोनों इक्वल हो जाएंगी, सी एफ और सी ई दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्लियर हो गया। बट एफ मिड पॉइंट है डी सी का, बट एफ डी सी का मिड पॉइंट है, तो यहीं से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ डी एफ इज इक्वल टू एफ सी, डी एफ इज इक्वल टू एफ सी। तो डी एफ एफ सी के इक्वल है, एफ सी सी ई के इक्वल है। तो डी एफ एफ सी और सी ई तीनों की तीनों साइड्स आपकी क्या हो गई? इक्वल। इसको छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर डी एफ एफ सी और सी ई ये तीनों इक्वल हो गई। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा क्लीन करके यहीं पर एक कंस्ट्रक्शन कर देती हूँ कि डी से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी जी, डी से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी जी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं? डी जी ले रहे हैं पैरेलल टू बी ई। तो अब अपना थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की एप्लीकेशन है ये। तो अब आप ले लीजिए ट्राइंगल ए बी ई, पहले तो इसको ले लीजिए। इन द ट्राइंगल ए बी ई, देखो भाई डी जी इज पैरेलल टू बी ई, तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका एक और पार्ट भी होता है टोटल का, समझे ना। तो मुझे अब लेना होगा टोटल, तो मैं लूंगी ए बी बाय डी बी, नीचे वाला ए बी बाय डी बी थेल्स में ही आ जाता है ये भी, इज इक्वल टू ए ई बाय जी ई, इज इक्वल टू ए ई बाय जी। सुन रहे हो मेरी बात को? मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि अगर एक लाइन के पहले लाइन खींच जाते तो ये पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, लेकिन ये टोटल बाय नीचे वाला है ना, ये ए बी सी डी ई है, आगे आपने कर रखा होगा सारा कि ए बी बाय डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय ई सी भी होता है। ये थेल्स के ही आगे सब पार्ट्स बनते चले जाते हैं, तो वहाँ से हमने ले लिया। अब यहाँ देखो, वैसे तो ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन समझ लो हो गया। ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी, ए ई बाय एफ डी, ए ई बाय जी ई आ रहा है। जी ई को हमने एफ डी से रिप्लेस करना है, बस इतना सा हमारा ये काम यहाँ पर रह जाता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम एक ट्राइंगल को और उठाएंगे, इसका एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। डीजी को तो यहीं रखेंगे भाई हम, डीजी तो पैरेलल है। अब ले लो आप ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल सी डी जी में, ठीक है। अब आप ले लो इन द ट्राइंगल सी डी जी में ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, डी जी इज पैरेलल टू एफ ई, क्लियर है। तो अब फिर ले लो आप सी एफ बाय एफ डी, सी एफ बाय एफ डी इज इक्वल टू सी ई बाय जी ई, सी ई बाय जी ई एंड वी आर डन। देखो सी एफ और एफ डी, सी एफ और एफ डी बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, वन आ जाएगा। वन इज इक्वल टू सी ई बाय जी ई, और सी ई किसके इक्वल आ गया? जी ई के, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ सी ई नहीं चाहिए, मेरे आंसर में मुझे यहाँ पर एफ डी चाहिए। तो सुनो मेरी बात, सी ई जी ई के इक्वल आ गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सी ई जी ई के इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखना, जी ई सी ई के इक्वल आ रहा है, लेकिन सी ई किसके इक्वल है? सी एफ के। सी ई किसके इक्वल है? सी एफ के। और सी एफ किसके इक्वल है? एफ डी के। तो ये जो जी ई था ये एफ डी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं जी ई की प्लेस पर एफ डी रख दूँ तो मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। और ये बस इतना सा अब मैंने करना है कि ए बी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय एफ डी, और यही वो रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। तो थोड़ा सा हमें इसको प्रूव करते टाइम ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। इसमें फिर से इंटरनल चॉइस है। वाटर इज फ्लोइंग at a rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 cm into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of water in pond rise by 21 cm? यानी पानी 21 सेंटीमीटर की हाइट तक कब पहुंच जाएगा? What should be the speed of water if the rise in water level is to be attained in 1 hour? इसको बाद में देखते हैं, पहले ऊपर वाला पार्ट देखते हैं।
तो हम अपना एक पेज ले लेते हैं ब्लैंक और जल्दी से एक आइडिया लेते हैं कि आपका एक सिलेंड्रिकल तो पाइप है, आपने अंडरस्टूड कर लेना है, और एक क्यूबॉइडल शेप में आपका एक वाटर टैंक है जिसके अंदर वो पाइप पानी अपना डाल रहा है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। इस क्यूबॉइडल की जो लेंथ है वो है 50 और 44 मीटर में चल रहा है। ये 50 मीटर है, ये 44 मीटर है, और इसमें जितना भी पानी ऑलरेडी भरा हुआ था, मान लो पहले कितना भी भरा हुआ था, उसकी जो हाइट है वो अब 21 सेंटीमीटर अप करनी है, यानी कि 21/100 मीटर। तीनों की डायमेंशन हम सेम रखेंगे, ठीक है। तो 21 मीटर मान लो यहाँ तक का पानी कब आएगा, तो ये जितना पानी होगा ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी 50 इंटू 44 इंटू 21/100, 52 जा 100, 220 और 21 22 1 जा 22, 22 4 जा 2 जा 44 प्लस 2 46, ये आ गया 462 मीटर क्यूब वाटर इसकी वॉल्यूम है, कि ये वॉल्यूम कितनी देर में आपकी हो जाएगी। क्लियर है। अब पीछे चलो, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। पाइप से हम पाइप को डिस्कस ही नहीं कर रहे, पाइप से पानी गिर रहा है, इसकी लेंथ ले ली, ब्रेड्थ ले ली, जितना पानी था उसको नहीं डिस्कस करना, वो पानी 21 सेंटीमीटर अप होना है, तो वो उतनी वॉल्यूम कितनी हो गई, 462 मीटर क्यूब वॉल्यूम कब होगी, वो डिपेंड करेगा पाइप की स्पीड पर। अब ध्यान दो, जो पाइप का डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर 14 है तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर। और इस पाइप की ना देखो लेंथ कुछ नहीं है, आपने इतना समझना है कि अगर ये आपका वाटर पाइप है, ये जो स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं पाइप की स्पीड के, पानी की स्पीड के, उनमें आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि ये पार्ट हमने टैप पर लगा दिया और यहाँ से पानी गया और यहाँ से पानी निकला, तो 1 आवर में 15 किलोमीटर पर आवर को पकड़ लो, 1 आवर में उस पानी ने 15 किलोमीटर की लेंथ कवर की। क्लियर है, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो हम मान सकते हैं कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा पाइप होता कि वो पूरा 15 किलोमीटर, तो वो 1 घंटा 1 आवर की लेंथ होती। ठीक है, तो 1 आवर में वो 15 किलोमीटर तो उस पाइप की लेंथ है। सिलेंडर की जो डायमेंशंस होती हैं वो एच और आर होती हैं। आर आपको मिल गया 7 सेंटीमीटर, एच माने हाइट। इसको अगर लेटा देते हैं, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया है पाइप को, तो भी वो एच ही रहेगा, तो वो एच है 15 किलोमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। कब, 1 आवर में। तो 1 आवर में इस पाइप से कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकलती है वो अभी हम देखते हैं। दूसरा पार्ट है ये अब हमारा करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल पाइप की। ठीक है, थोड़ा सा जो इसमें स्टेटमेंट वाला पार्ट रह जाता है तो वो आप अपना लिख सकते हो। सिलेंड्रिकल पाइप का रेडियस हो जाएगा 14/2 यानी 7, एम आई राइट। हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से, 7 सेंटीमीटर है तो इसको मैं कर दूंगी 7/100 मीटर। एंड 1 लेंथ इन 1 आवर, लेंथ इन 1 आवर जिसको मैं एच नाम दूंगी, वो 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर होते हैं, हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, अब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वेयर एच, तो 22/7, रेडियस का स्क्वेयर करोगे तो 7/100, 7/100 इंटू 15,000। देख लीजिए, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 और 1 3 जीरोज कैंसिल, 2 5 जा 10 और ये 11 आ जाएगा, और 5 3 जा 15, ये आ गया 11 इंटू 7 इंटू 3, है ना, और 11 इंटू 21 यानी कि 231 मीटर क्यूब वाटर 1 आवर में उस पाइप से रिलीज होकर जा रहा है। और अब आ जाओ दोबारा अपने क्यूबॉइडल टैंक पर, तो उसमें 462 मीटर क्यूब वाटर चाहिए, तो वो वाटर कितनी देर में आएगा, तो टाइम टेकन, है ना, बहुत सिंपल है, इतना चाहिए। इसकी स्पीड कितनी है, 231 मीटर क्यूब पर आवर। भाई
अब देखो, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप अपना सिंपल सा अपना जो यूनिटरी मेथड है वो भी अप्लाई कर सकते हो कि 231 मीटर क्यूब भरता है 1 आवर में, तो 1 मीटर क्यूब भरेगा 1/231 आवर में, और 462 भरेगा इतने आवर में, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट, भाई इतना पानी तो मुझे फिल करना और इतनी मेरी स्पीड है, तो 462/231 यानी कि वो टैंक 2 आवर्स में उस लेवल तक फिल हो जाएगा। क्लियर है? अभी ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा था उसने कि इन हाउ मच टाइम, इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर, इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर राइज, तो 2 आवर्स में राइज हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर, अगर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। अब ये 2 घंटे की बजाय वो कहता है कि 1 घंटे में इतना भर जाना चाहिए, यानी आधे टाइम में, तो स्पीड डबल हो जानी चाहिए। तो जो पानी की स्पीड है वो जो 15 किलोमीटर पर आवर है वो कितनी हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि फॉर फिलिंग द टैंक इन 1 आवर स्पीड शुड बी कितनी हो जानी। भाई देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, टाइम हो गया 1 आवर, और आपका जो है जो वॉल्यूम है वो आपकी कितनी है, ये अपना 462 है, स्पीड ये 1 आवर की चल रही, तो ये गलत है, तो ये कितना आ जाएगा 15 × 2 यानी डबल हो जाएगी, स्पीड हो जानी चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? अब हम इसी की इंटरनल चॉइस जो हमें दी गई है उस पर चलते हैं। देखिए, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल है और उस पर कोनिकल टॉप है। ठीक है, ये सिलेंडर है, नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट वैसे बहुत छोटा सा ही होता है, और इस पर कोनिकल टॉप है। ओके, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 3 and 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, हाइट कम है, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 3 मीटर है, एंड रेडियस, ध्यान देंगे रेडियस 14 मीटर यानी नीचे से चौड़ा ज़्यादा है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी हाइट है वो कितनी है, 13.5 मीटर है। जब ये 13.5 है तो कोनिकल पार्ट की हाइट 10.5 रह जाएगी, क्योंकि देखो ना पूरी 13.5 है और 3 मीटर हाइट सिलेंडर की है, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 10.5 मीटर, और इसका रेडियस है 14। जब भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आप करते हो तो जितनी भी फिगर्स आपको गिवन है सबके डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। तो सिलेंडर का रेडियस और हाइट पता लग गया, कोन का रेडियस और हाइट पता लग गया, एल की जरूरत होगी तो एल को भी हम निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट को। तो अब देखो जरा, डिटेल्स में नहीं लिख रही हूँ, यहाँ आप लिख सकते हैं आसानी से सभी चीज़ों को कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज दिस, हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज दिस, रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज दिस। फाइंड द, अब ये क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को। कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वेयर कैनवास फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज, यानी जितना एरिया आएगा उसमें 26 हम ऐड कर देंगे वेस्टेज के लिए, और फिर हमने कॉस्ट निकालनी है। तो अब देखो मेरी बात को सुनो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिलेंडर का हम अलग ले लेते हैं, सिलेंडर के लिए स्मॉल ले लेते हैं, हाइट है 3, रेडियस है 14, और कोनिकल पार्ट के लिए हाइट को मैं कैपिटल एच से ले लेती हूँ जो कि 10.5 है, जो कि 105/10 है, जो कि 21/2 है, और रेडियस मैंने आर ही रखना है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। लेकिन अब मुझे पूरे टेंट का कैनवस चाहिए, तो मुझे कोन का कर्ड सरफेस एरिया चाहिए जिसमें मुझे एल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अब मैं निकालूंगी, r² + h² अंडर रूट। जल्दी, तो r² मेरा आ जाएगा 441/4, h² आ जाएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, r की जगह h लिख दिया, h की जगह r, एलसीएम ले लो तो ये बनेगा 441। अब इसको 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, 38 3 4 एकम 4 और 3 7, 784/4 आ जाएगा। ठीक है, तो एल आ जाएगा 5
1225/4 बेटा 1225 का अंडर रूट होता है 35 और इसका होता है 2। आप इसको डेसिमल में करना चाहो तो 17.5 कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिएगा जब एग्जाम में करेंगे कि कर्ड, चलो मैं लिख ही देती हूँ, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिलेंडर का होता है 2πr/h और कोन का होता है πr/l, दोनों में से πr कॉमन तो 2h + l। अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ रख देते हैं, वैल्यूज़ को मैंने फ्रेम में ले लिया है, तो ये हो जाएगा 22/7, r है मेरा 14, h स्मॉल h लेना है जिसकी वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 6 और l की वैल्यू अभी हमने निकाली है 35/2। अब मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, जल्दी से कैलकुलेट कर देते हैं। 7 2 जा 14, 44, इसको इधर ले जाओ, 6 2 जा 12, 12 को 35 में ऐड करोगे तो 47/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 22, 22 को जब आप 47 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 7 जा 154, 115 वो आ जाएगा कैरी, और 88 में 15 और ऐड करेंगे तो 1034 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, जिसमें इसने बोला है कि भैया 20, दोनों चीज़ें हम इकट्ठी देख लेते हैं कि 26 मीटर स्क्वायर आपको चाहिए वेस्टेज के लिए, और ये मैंने पहले ही सर्कल किया हुआ है। 500 मीटर स्क्वायर के रेट से इसका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। तो जो टोटल कैनवास आपको चाहिए, जो टोटल कैनवास आपको चाहिए वो 1034 + 26 है, जो कि 1060 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अब कॉस्ट मैं निकालूंगी 500 × 1060, 3 जीरोज पहले से, 5 6 35, 5,30,000 रुपीज़ आपकी कॉस्ट आ जाएगी उस कैनवस के लिए। और अब जल्दी से हम देखते हैं सेक्शन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 90। पहले तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड ही कर लो, है ना, ये इन तीनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा fi। देखो 15 + 25 40 + 20 60 78, ठीक है, ये आ जाएगा 78 + p + q। और आप CF कैलकुलेट करोगे तो भी ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि मीडियन के लिए आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जो कि मैं यहीं कर रही हूँ आपके लिए। देखो जरा ध्यान से, CF निकालेंगे, P में 15 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 15 + p, फिर 25 ऐड करेंगे 40 + p, 60 + p, 60 + p में क्यू ऐड करेंगे 68 हो जाएगा प्लस p + q, और 78 + p + q हो गया। टोटल फ्रीक्वेंसी 90 है, तो 78 + p + q = 90, p + q = 90 - 78 एंड p + q = 12। एक वैल्यू ये आ गई। अब इसने खुद ही बोल दिया कि भैया जो मीडियन है वो 50 है, 50 है तो ये मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी, ये मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी, तो इसके जस्ट सामने वाली मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और इसके ऊपर वाली मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अब हम अपना मीडियन वाला रिजल्ट यूज करेंगे। थोड़ा सा स्लाइड को साइड में कर देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H। CF ये रहा, F ये रहा, L मीन्स द लोअर लिमिट जो 50 रहेगी, H इनके बीच का गैप है जो कि 10 हो जाएगा, n/2 आपका 45 हो जाएगा क्योंकि n उसने 90 दे रखा है। मीडियन 50 है, लोअर लिमिट भी बाय चांस 50 है, प्लस ध्यान देना n/2 की जगह आ जाएगा 45। CF है 40 + p, तो -40 - p डिवाइडेड बाय f कितना है 20 है, थोड़ा सा चलो इधर नहीं, काफ़ी जगह है हमारे पास, और मल्टीप्लाइड बाय h।
देखो इन दोनों तरफ 50 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में रह जाएगा 0, राइट में देखो तो 5 माइनस पी और 10 टू जा 20 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 इज इक्वल टू 5 माइनस पी। पी की वैल्यू 5 आ गई। अब आप थोड़ा सा दोनों को फ्रेम में ले लो तो ये जो रिजल्ट था P प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 है ना, इसके अंदर इधर कराती हूँ मैं, ये आपको दिख रहा है ना, आपको ये देखो ये दिख गया ना आपको। अब मुझे याद नहीं रहता, इधर फोटो हो जाती है ना। 5 माइनस पी इज इक्वल टू 0, तो इधर ले लो इसको। 5 माइनस पी इज इक्वल टू 0, तो पी की वैल्यू आ गई 5, इसको यहाँ रखो तो 5 प्लस क्यू इज इक्वल टू 12, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 35 और कंप्लीट सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर ई को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेक्चर अगर अच्छा लगता है, समझ आता है, पसंद आता है तो भाई शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।